मैं मनीष कुमार सिंह आप लोगों के लिए आईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए क्रैश कोर्स में फ़िज़िक्स लेकर आया हूं। मैं यहां पर आपको फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि यहां पर आईआरटी पॉलिटेक्निक का यहां पर आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको सिर्फ देखना और समझना है और लगा देना है आंसर। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चनों को कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करते हैं तो कुछ समय के लिए आप उस टीचर के साथ एकदम जुड़ जाइए, फिर उसके लैंग्वेज को समझिए और क्या कहना चाहता है उसको पढ़िए, तो आपको कोई भी चीज़ होगी वो बहुत ही ईजी वे में लगेगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड। तो हम लोग साउंड के बारे में देखते हैं, ये साउंड है क्या। ठीक है, साउंड ध्वनि या आखिर ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा वेव को। पहले वेव क्या है, तरंगे क्या हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे साउंड की ध्वनियाँ उत्पन्न क्यों होती हैं और वेव क्यों उत्पन्न होता है। किसी भी पदार्थ में जब हम लोग डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं तो उसमें हमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब वेव दो प्रकार की होती हैं, एक है हमारी मैकेनिकल वेव, दूसरी है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंग और इसे बोलते हैं हम लोग अयांत्रिक तरंग। तरंग के माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यांत्रिक तरंग को देखते हैं। यांत्रिक तरंग क्या होती है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें हम लोग ध्वनि उत्पन्न कर सकें उसे हम लोग यांत्रिक तरंग बोलते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। इसमें हम लोग यांत्रिक तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। तो यांत्रिक तरंगें हमारी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग क्या करती है, जैसे इसको हम एक समझने के लिए देखना पड़ेगा कि ये तरंगें चलती कैसी हैं। जब हम लोग किसी तालाब में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें एक तरंग उत्पन्न होती है जो कि कुछ इस तरीके से वेव के मोशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो इसमें जो हमारे तरंग चलने की दिशा है, ठीक है, वो हमारे कण की अपोजिट में होता है। जैसे कण हमारा पार्टिकल क्या है, वेव के लंबवत में चलता है, जबकि कण हमारा एक दिशा में चलता है जिस दिशा से वो उत्पन्न होता है। जबकि अनुप्रस्थ लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जैसे हमने किसी लोहे के रॉड पर हमने इसे हिट किया तो इसके जो पार्टिकल हैं इसमें एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पार्टिकल के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कण और वेव चलने की दिशा दोनों सेम होती है। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक को लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है साउंड से है, तो साउंड से रिलेटेड चीज़ें हम लोग अब देखेंगे कि साउंड है क्या, ये चलती किस में है। अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगें हमारी समांतर क्रम में चलती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये वेव हमारी चलती है, इसमें हमारा जो कण होता है, पार्टिकल होता है, वो अपने स्थान को नहीं बदलता, वो अपने स्थान पर ही रहता है और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंग में भी होता है।
इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल होता है अपने माध्य पर ऊपर नीचे गति करते रहते हैं, लेकिन खुद ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर हमें इसे समझना है तो हम एक तालाब शांत जल ले लेते हैं और उसमें किसी लकड़ी के गुटके को डालते हैं और उसमें कोई एक पत्थर के टुकड़े से हिट करते हैं, तो उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होगा, डिस्टर्बेंस। तो हम देखेंगे उसमें वेव तो उत्पन्न होती हैं, वेव हमें चलती हुई नज़र आती हैं, लेकिन देखेंगे जो हमारा लकड़ी का गुटका है वो अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे गति करता रहेगा, न कि वो वेव के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। कहने का मतलब ये है पार्टिकल एक ही स्थान पर लंबवत में दोलन करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का जो मेन चैप्टर है अनुदैर्ध्य तरंगे, वहाँ पर आते हैं। आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, या किस रूप में चलती है, समांतर क्रम में चलती हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये भी पता है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ध्वनि, जैसे हमारे प्रकाश में कुछ नियम हैं, उसी प्रकार से ध्वनि के भी कुछ नियम होते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जब कोई वेव तैयार होती है उसमें आयाम, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य होती है। आयाम को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से या एन से कर देते हैं, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारा कण पार्टिकल होता है, एक स्थान से जो मैक्सिमम विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगर आयाम देखा जाए तो अपनी दोनों ओर जो आयाम होगा ये सेम होगा। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, जो अपनी स्थिति को बार बार दोहराए उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। हमारी आवृत्ति हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है, एक कण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई दूरी होती है, लेकिन कण की स्थिति क्या होती है, इसमें स्थित रहती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा समय लगता है एक आवृत्ति को पूर्ण करने में, एक साइकिल को, वही हमारा लैम्डा होता है। इसे हम टी समय में पूरा करते हैं, यही हमारा आवर्तकाल होता है। या ये कह सकता है एक सेकेंड में जितनी फ्रीक्वेंसी तय करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति और आयाम का क्या संबंध है, थोड़ा हम लोग इसको भी देखते हैं। जैसे हमारी तरंग है, ठीक है, जैसे हम लोग किसी माध्यम की बात करते हैं, आपके कोर्स में अक्सर दिखाई देता है, जैसे पूछ लेता है वायु में ध्वनि की चाल। तो हम लोगों को डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि v बराबर n लैम्डा। ठीक है, तो v हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है लैम्डा पर। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग हमारा बढ़ेगा। तो हम लोगों से ये बताया जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि NCERT पैटर्न में हमें बताया जाता है कि ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इन जनरल सभी किताबों में आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाता है, लेकिन NCERT में आपको 344 मीटर प्रति सेकेंड ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब ये हमारी आवृत्ति क्या होती है, लैम्डा क्या होती है, और वेग पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो होता क्या है, जब कोई तरंग एक ही माध्यम में होती है, जैसे मान लीजिए वायु है, ठीक है, और माध्यम हमारा
दूसरा ले लेते हैं पानी है। ठीक है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं बदलती। ठीक है, आपकी आवृत्ति जो होती है ये नहीं चेंज होती, जबकि लैम्डा क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब लैम्डा चेंज होता है जिसके वजह से वेग आपकी चेंज हो जाती है। अगर लैम्डा का मान घट जाता है तो आपका वेग का मान घट जाएगा, अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो वेग का मान बढ़ जाएगा। तो हमारे पास इन जनरल एक फार्मूला तैयार हो जाता है, v बराबर एन लैम्डा, जिसे हम लोग कहते हैं वेग का फार्मूला, या इसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय का भी इस्तेमाल करेंगे, अभी इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों से ये बोल दिया जाए, एक ही माध्यम में दो तरंगे, एक ही माध्यम में जब दो तरंगे ट्रेवल करेंगी तो माध्यम अगर हमारा एक है तो कहने का मतलब है ध्वनि की तरंगों की चाल एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बोला वायु में कोई भी कण हो, जैसे हम कहते हैं सितार द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाए या तबले द्वारा, तो हैं तो दोनों ध्वनियाँ ही, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो भले यहाँ पर तरंगे हमारी दो हो गई, क्योंकि एक की आवाज़ हो सकता है हमें तेज सुनाई दे, एक की आवाज़ क्या हो स्लो में सुनाई दे। तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं सितार के लिए, तो हमारा हो जाएगा V1 बराबर N1 लैम्डा। ठीक है, अब अलग अलग ध्वनि है, सब कुछ अलग अलग है, तो सब चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होगी। इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं तबला के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 बराबर N2 लैम्डा 2। तो हमें एक चीज़ पता है कि ध्वनि में वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, V1 बराबर V2 हम रख सकते हैं। जैसे ही हमने V1 बराबर V2 के वैल्यू पुट किया, N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2, तो ये हमारा एक समीकरण मिल जाता है। इसके लिए जब एक ही माध्यम में दो तरंगे ट्रेवल करती हैं कि यात्रा करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तब यहाँ पर हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारा एक संबंध हो जाता है लैम्डा और आवृत्ति में, कि जब दो तरंगे होंगी तो दोनों के लिए एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो कहीं कहीं पर इसको आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, N1 अपान N2 लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1। ठीक है, तो ये आपका इन जनरल फार्मूला है, जहाँ पर दो तरंगे एक ही माध्यम में ट्रेवल करती है, तो इसके माध्यम से आप आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जब दो माध्यम में एक ही तरंग ट्रेवल करती है तब क्या फर्क करेगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई एक तरंग ले लेते हैं, जैसे हमने सितार का ले लिया। सितार के लिए मैंने फार्मूला जनरेट किया, V बराबर N लैम्डा। ये था हमारा किस केस में, वायु के लिए था। ठीक, अब यही चीज़ जब ये प्रवेश किया जल में, तो जल में जब प्रवेश किया तो क्या हुआ, इसको मैंने कहा V2 बराबर N2 लैम्डा 2। हम लोग जानते हैं जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो क्या नहीं चेंज होता है, आवृत्ति। जब आवृत्ति नहीं चेंज होती तो इसका मतलब हुआ N1 बराबर N2। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर रख सकते हैं एक फार्मूला जनरेट करके, N1 बराबर V1 अपान लैम्डा 1, N2 बराबर V2 अपान लैम्डा 2। तो अगर N1 बराबर N2 है तो किसी एक की वैल्यू कहीं पर भी हम लोग रख देंगे तो हमारा दूसरा फार्मूला भी प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया V1 लैम्डा 1 बराबर V2 अपान लैम्डा 2। ये भी हमारा फार्मूला हो गया। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 लैम्डा 2 V2 लैम्डा 2। ये कब के लिए है, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज करके वीडियो का फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आवर्तकाल का किस प्रकार से संबंध बनता है।
v बराबर n लैम्डा। ठीक है, अगर मैंने एक इक्वेशन बनाया v बराबर n लैम्डा, तो हमें पता है ये हमारा n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में हमारा संबंध हो जाता है, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो लैम्डा बाई टी हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन लेंगे, दो तरंगे लेंगे, तो दोनों के लिए हमारा क्या होगा, आवर्तकाल क्या होता है, बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है दो तरंगों के लिए, तो आवर्तकाल भी बदल जाएगा और लैम्डा का मान भी चेंज होता रहता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं v1 बराबर n1 लैम्डा 1, एक समीकरण हो गया। दूसरा है हमारा v2 बराबर n2 लैम्डा 2। ठीक है, यहाँ पर हमने दो तरंगे ली हैं। ठीक, अब देखेंगे इन दोनों में क्या संबंध स्थापित हो सकता है। अगर n1 बराबर हम लोग ले लें क्या 1/T1 और n2 बराबर ले लें 1/T2। अब इनकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और दोनों केस क्या होते हैं, वायु के लिए ले रहे हैं, ठीक, एक ही माध्यम के लिए। तो फिर से हम लोग देखेंगे ये वैल्यू फिर से यही बनेगी n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर n1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 अपान T1 बराबर ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपान T2। इसको हम एक सूत्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लैम्डा 1 T2 लैम्डा 2 T1। ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें न्यूमेरिकल करते समय बहुत ही यूज़फुल होंगे। जैसा कि हमारा ये क्रैश कोर्स है, तो हम इसे बहुत डिटेल में अंदर से नहीं बता रहे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। बस आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कुछ फार्मूले जो कि ध्वनि में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं हमने उसको देखा। कब एक ही माध्यम में दो ध्वनियाँ होंगी तब क्या होगा, जब एक ही तरंग हमारे दो माध्यमों में प्रवेश करेगी तब क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के पूरे फार्मूले आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे ध्वनि के कुछ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा, क्रैश कोर्स होने की वजह से हमने काफ़ी चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से पढ़ा दिया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ा दिया, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो उसको हम अगली क्लास में थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। और अगली क्लास हमारी ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग ध्वनि का परावर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन पढ़ेंगे और प्रतिध्वनि पढ़ेंगे, और इसके साथ ही विवर्तन वगैरह भी पढ़ेंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसलिए आप हमारी जो क्लास है देखते समय आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, और जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं पता है उसे आप नोट करते जाइए। हो सकता है एग्ज़ाम में वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि जैसे हमारा मतलब कि IRT पॉलिटेक्निक का जो पैटर्न है, इसमें क्या होता है, एक साल आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक साल न्यूमेरिकल। तो आप पिछले साल के अगर प्रैक्टिस पेपर उठा कर देखेंगे या किसी से पेपर लेके देखेंगे, तो उस साल आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल कम थे। तो इस बार चांसेस है आपको न्यूमेरिकल के टॉपिक बहुत अधिक मिलने के। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, हम एक एक टॉपिक के पूरे न्यूमेरिकल पार्ट्स लगाएंगे, हर टॉपिक पे कहाँ से किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।